नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। तारीख थी 6 फरवरी 2026 और जगह थी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। जुमे की नमाज यहां पढ़ी जा रही थी एक शिया मस्जिद में, जिसका नाम था खदीजा तुल कुबरा मस्जिद। यहां लोग शांति से इबादत कर रहे थे, लेकिन अचानक धमाका होता है। 31 मासूमों की जान चली जाती है, 170 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और वो वहां तड़पते रहते हैं। खून की एक तरीके से कहें कि नदियां वहां बहती हैं और चीख पुकारें मचती हैं। अब पहले आप यह समझ लीजिए कि यहां शिया आबादी पाकिस्तान में सिर्फ 10% है। बाकी की जो 90% आबादी है या फिर 88-87% आबादी, वो सारी सुन्नियों की है। और इससे पहले भी शिया और सुन्नियों का विवाद यहां पर बहुत ज्यादा पहले हो चुका है, या कहें कि शियाओं का नरसंहार भी यहां हो चुका है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स दावा यह भी करती हैं कि ये जो मौतें हैं, इनका आंकड़ा छुपाया गया पाकिस्तान के द्वारा, और ये 31 मौतें नहीं, 70 से ज्यादा मौतें यहां पर हुई हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि इस नरसंहार का असली गुनहगार आखिर कौन है? कोई बाहरी दुश्मन है, या फिर इस देश के भीतर ही बैठे इस देश के लोगों के गद्दार? पाकिस्तान की अपनी सेना का सरदार जनरल आसिम मुनीर, या फिर मुल्ला मुनीर के नाम से भी इसे आप पहचान सकते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ठोस साजिश है जिसके सबूत सामने आए हैं, जहां मुनीर ने अपनी जमीन पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाकर दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। लेकिन अब पर्दा उठ चुका है और मुनीर की करतूतें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। दुनिया के सामने इन करतूतों ने उसे नंगा करने का काम किया है। मुनीर, जो कभी आईएसआई का बॉस रह चुका है, अब सेना का चीफ बनकर, या फिर कहें कि पाकिस्तान का बाप बनकर बैठा हुआ है। लेकिन उसकी कुर्सी फिलहाल डगमगा रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अंदर से खोखला हो चुका है। गाजा में पाकिस्तानी जवानों को भेजने का फैसला मुनीर का ही था, और वो मुनीर पर भारी पड़ गया, क्योंकि मुनीर को अपने अब्बा ट्रंप को खुश करना था, अब्बा से पैसा लेना था, अब्बा की जो कंपनियां थी उसके क्रिप्टो करेंसी वाली, उसमें निवेश करना था, भारत के ऊपर बढ़त बनाते हुए उसे दिखना था और पाकिस्तान का बाप बनना था। कामयाब भी कुछ हद तक हुआ, लेकिन कहते हैं कि कोई भी गलत काम जब आप करते हैं तो उसका अंजाम गलत ही होता है। अब मुनीर के खिलाफ देश भर में विरोध की आग भड़क रही है। पिछले महीने तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और हमास ने कंफर्म किया था कि गाजा में एक पाकिस्तानी अधिकारी मारा गया, लेकिन मुनीर ने अपना मुंह बंद रखा, क्योंकि मुनीर को पता था, वो जानता था कि यह फैसला उसकी गर्दन पर तलवार लटका सकता है। तो उसने क्या किया? उसने एक बड़ा ड्रामा रचा। इस्लामाबाद में मस्जिद में ब्लास्ट करवाया, खुद की सेना ने करवाया और आरोप मढ़ दिया भारत और अफगानिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों से एक स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। जब भी पाकिस्तान में कोई हमला होता है, कोई धमाका होता है, तो वो फितना अल हिंदुस्तान का उसे नाम देता है। बलूचिस्तान में जो लड़ाके पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं, वो उन्हें भी फितना अल हिंदुस्तान कहता है। मतलब हिंदुस्तान के कहने पर वो हमले कर रहे हैं। टीटीपी के जो आतंकी हैं, उन्हें भी फितना अल हिंदुस्तान बताता है, और साथ में उन्हें का नाम अफगानिस्तान से भी जोड़ता है। अब ये जो अफगानिस्तान और भारत से नाम जोड़ा है, तो भारत का तो वो बाल भी बाका नहीं कर सकता, भारत से तो टकराने की वो हिम्मत हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन हां, एक छोटी सी लड़ाई अफगानिस्तान के साथ जरूर करेगा, जिससे कि वो दुनिया को दिखा सके कि वो आतंकवाद से पीड़ित है और पड़ोसी अफगानिस्तान उसे जीने नहीं दे रहा है। अब अफगानिस्तान में जो एयरबेस है वो अमेरिका को भी चाहिए। 20 साल तक जमीनी लड़ाई अमेरिका लड़कर 2021 में वहां से भाग चुका है। और जब ये दुनिया के सामने खबर जाएगी कि अफगानिस्तान मार रहा है पाकिस्तान को, तब अब्बा ट्रंप आ सकते हैं बचाने के लिए। तो ये पूरा एक कहीं की ऑपरेशन या फिर पूरी एक साजिश रची गई है। लेकिन किस्मत देखिए, इस हमले की आईएस ने तुरंत जिम्मेदारी ले ली और मुनीर की सरकार की पोल खोल दी। दुनिया भर में बेइज्जती हुई। यह वही आईएस है जिसे आईएसआई मुनीर के इशारे पर अफगानिस्तान में इस्तेमाल करती है, भारत में इस्तेमाल करती है, तालिबान सरकार को गिराने के लिए और भारत को लगातार अस्थिर करने के लिए। तालिबान ने कई बार चीख चीख कर कहा है कि आईएसआईएस के जरिए हमलों को अंजाम देती है। मुनीर कितना गिरा हुआ व्यक्ति है, इस घटना से आप पता लगा सकते हैं। अपनी ही मिट्टी पर वो अपने ही लोगों का खून बहाकर कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहा। यह पहली बार नहीं है। पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ दी थी, उसकी एयरबेसिस तबाह कर दिए थे, आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए। 13 एयरबेसिस भारत ने नुकसान पहुंचाया था पाकिस्तान के। उसके बाद से ही मुनीर की रणनीति बदल गई, क्योंकि बेइज्जती हो गई। अब इंटरनेशनल बेइज्जती हुई तो उसका कुछ ना कुछ तो बदला लेना है। अब हर ब्लास्ट, हर हमले का
जो भी होता है वो उसमें भारत का नाम घसीटता है। सेना का मीडिया विंग है पाकिस्तान की ISPR, वो हर ट्वीट में भारत को गाली देता है। क्यों? क्योंकि मुनीर दुनिया को, पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार दिखाना चाहता, ये नहीं दिखाना चाहता कि ये जितना भी आतंकवाद है वो पाकिस्तान ही पालता आया है। अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचना चाहता है ट्रंप से और पैसे ऐंठने की कोशिश में लगातार वो लगा है। ट्रंप के सामने रोना धोना है कि हम बेचारे पीड़ित हैं, हमारी मदद कर दो, हमारे जो डॉलर है हमारे कटोरे में डॉलर डाल दो, क्योंकि 417 बिलियन डॉलर की GDP है पाकिस्तान की और उसके ऊपर 285 बिलियन डॉलर का कर्ज है। 70% से उसकी GDP का ज्यादा, लगभग 71% उसके ऊपर कर्ज है। वो लोगों को सड़क नहीं दे सकता, सुरक्षा नहीं दे सकता, वो शिक्षा नहीं दे सकता, वो स्वास्थ्य नहीं दे सकता, बस वो आतंकियों को पैसा दे सकता है या फिर उसका जो सेना है, सेना को बजट के नाम पर वो उन पर पैसा लुटा सकता है, भ्रष्टाचार कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मुनीर खुद आतंक का सबसे बड़ा सरगना पाकिस्तान में बैठा है, वर्दी में बैठा है, इसीलिए उसे कोई कुछ कह नहीं सकता, उसका नाम नहीं ले सकता। अब तो अफगानिस्तान पर वो छोटा मोटा युद्ध छेड़ने की तैयारी में लगा है और भारत में भी ब्लास्ट करवाने की साजिश रच सकता है, लेकिन भारतीय एजेंसियां सतर्क है। अब बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहां विद्रोही इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने एक साथ 12 शहरों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा था कि सोशल मीडिया पर सबूत है कि हमने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया है, वो खुद अपनी नेशनल असेंबली में कबूल करता है कि 40% बलूचिस्तान पर सरकार का कंट्रोल है ही नहीं। यहां तक कि राजधानी बलूचिस्तान की क्वेटा, उस पर भी कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान से वो तेल की तस्करी करता है, धड़ल्ले से चला रहा है। लाखों लीटर पेट्रोल डीजल सिर्फ 40-50 रुपए प्रति लीटर में वो पाकिस्तान में बेचता है। यह पैसा सीधा बलूच विद्रोहियों के पास जाता है जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जाता है कि पाकिस्तान में तेल की जितनी खपत है उसका लगभग 17% यहां से ईरान से तस्करी करके लाया जाता है और आराम से छुट्टी का पैसा ये विद्रोही कमा रहे हैं, बलूच कमा रहे हैं और आरोप लगाते हैं ये भारत के ऊपर। मुनीर की सेना तस्करी को नहीं रोक पा रही है, तस्करी रोकने में पूरी तरीके से नाकाम है, पूरी तरीके से। लेकिन वो क्या करते हैं कि भारत पर इल्जाम फिर भी लगाते हैं, घरेलू लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मुनीर की जो ये सेना है वो कितनी कमजोर हो चुकी है वो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि तेल तस्करों को वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, तेल तस्करी रोक नहीं पा रहे हैं और तेल तस्करों से लड़ तक नहीं पा रहे हैं। लेकिन भारत पर तो उंगली उठानी है और इतिहास तो मुनीर जैसे लोगों का चेहरा और ज्यादा बेनकाब करता है। जिया उल हक के जमाने में ISI ने सुन्नी आतंकवादियों को हथियार देकर शियाओं पर हमले करवाए थे, देश में अराजकता फैलाई थी, लेकिन दोष किस पर मढ़ा? ईरान और भारत पर, ताकि सैन्य शासन को जस्टिफाई किया जा सके। मुनीर उसी स्कूल का स्टूडेंट रहा है, ISI का पूर्व चीफ रहा है, जो ऐसी साजिशों का मास्टरमाइंड भी है। अब पाकिस्तान की सेना का झूठ सबके सामने है, कोई यकीन नहीं करता। मुनीर कितना भी नीच क्यों ना हो जाए, वो अपनी ही कौम पर हमले कितने ही क्यों ना करवा ले, लेकिन एक दिन तो उसे गद्दी से उतरना पड़ेगा और दुनिया अब उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं है। अब वक्त आ गया है कि जो मुनीर की साजिशें हैं वो दुनिया के सामने हैं और पाकिस्तान के लोग जाग रहे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान के लोग आपका विद्रोह कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग विद्रोह कर रहे हैं, सिंध के लोग भी छिटपुट विद्रोह कर रहे हैं, बचा है सिर्फ पंजाब प्रांत। अब देखना होगा कि बारूद के ढेर पर बैठा पाकिस्तान कब टुकड़ों में खंड खंड होता है। बाकी आप लोग पाकिस्तान के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।